powered by WPPS, the Wheat Product Promotion Society. And now it's time we should give a welcome to our next phase where we would be having a discussion on sustainable wheat production. And to moderate this particular session, we have with us Mr. Mrityunjay Kumar Jha, the editor, Zee Business. With a round of applause, I want everybody to please extend a wonderful clap for the man with a voice, that's Mr. Mrityunjay Kumar Jha. और हमारा ये जो अगला सत्र होने वाला है, इसमें हमारे साथ जो इस पैनल को ज्वाइन करेंगे, we would like to have Mr. Arun K. Joshi. We would like to request Professor Arun K. Joshi, Managing Director of BISA. So please come and join us on the stage. Can I request a round of applause for the experience which is coming on this particular stage? Next in the line, we would like to invite Dr. Hiranand Pandey. We invite Dr. Hiranand Pandey, retired principal, scientist and head IARI, Wheat Research Station, Indore. Dr. Hiranand Pandey. Can I request all my guests to please give a round of applause to Dr. Hiranand Pandey. Next in the line, we would like to have Mr. Anand Chandra. I invite Mr. Anand Chandra, the co-founder and the executive director of Arya.ag. So we have Mr. Anand Chandra coming on the stage. Once again, I would request all our guests to please extend a warm welcome to Mr. Anand Chandra. And now it's time to invite Mr. Sumit Gupta, the director of WASEDA Global Private Limited. Mr. Sumit Gupta, we welcome you on the stage. Next, we would like to request Mr. Nitin Gupta, the Chief Operating Officer and the Senior Vice President, OLM Agri India Private Limited. Mr. Nitin Gupta. So now our stage is complete with the moderator and the panel. So with no further delay, I'll give the stage to our moderator, Mr. Mrityunjay Kumar Jha. Can we all give a round of applause for this entire panel and the moderator on the stage? Thank you so much. WPPS ये बेहतरीन आयोजन करने के लिए, और आज मैं सुबह से अलग अलग स्पीकर को यहाँ पर सुन रहा हूँ गेहूं के ऊपर, और आप देखिए कि ऐसे वक्त में गेहूं के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। जब पिछली बार WPPS का ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था दिल्ली में, मुझे याद है उस वक्त गेहूं को लेकर इतना गम था, इतनी ज़्यादा चिंता थी कि सबकी ज़ुबान पे एक बात था कि पता नहीं सप्लाई कहाँ से आएगी, मतलब मिलों को गेहूं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होर्डिंग हो रही है, क्या जमाखोरी हो रही है कि मार्केट में गेहूं नहीं आ रहा है, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा। तमाम तरह के सवाल उस वक्त लोगों के मन में थे। लेकिन आप देखिए कि ठीक एक साल के बाद वो सारे सवाल इस वक्त गौन हो गए हैं, गायब हो गए हैं, और अब हालात ये हैं जो अभी बताए जा रहे हैं। मतलब मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ आगे क्या होगा, लेकिन जो अभी बताया जा रहा है वो ये कि गेहूँ का गम बहुत हद तक कम हो गया है। मतलब ये कि सप्लाई के मोर्चे पर कोई बड़ी चिंता नहीं है। जो अलग अलग अनुमान सामने आए हैं प्रोडक्शन के, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे ट्रेड के हों, आंकड़ों में डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन एक बात तय है कि अगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा हैं। अब वो कितना ज़्यादा होगा वो आने वाले वक्त में हम जान पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एवरेज भी निकालेंगे अलग अलग आंकड़ों का, तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने गेहूँ को लेकर आंकड़ों में दिख रहा है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आंकड़ों में दिख रहा है। अब इन आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये आंकड़े ठीक हैं या इन आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी है। कुछ लोगों का ये तर्क है कि जानबूझकर आंकड़े कम दिए जा रहे हैं ताकि किसान फसल उनके हाथ से सस्ते में ले लिया जाए और बाद में फिर अपने हिसाब से महंगे भाव पर गेहूँ को बेचा जाए। ये अलग अलग दलील, अलग अलग तर्क अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। खैर ये अलग डिबेट का मुद्दा होगा, लेकिन आज का जो हमारा पैनल का टॉपिक है वो ये है कि सस्टेनेबल व्हीट प्रोडक्शन के ऊपर हमें बात करनी है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। और
अब मैं अभी देख रहा था एक डिलॉइट का प्रेजेंटेशन कि हमारा जो मतलब जोशी सर, मैं आपसे पहला सवाल ही पूछना चाहूँगा कि जो हमारी जो यील्ड है पर हेक्टेयर, जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो ग्लोबल एवरेज है। 4 टन से भी कम, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसके पीछे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है व्हीट का, है ना, और कंजम्पशन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है व्हीट का। उसके बाद भी हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है? देखिए, बहुत उतनी कम नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अच्छा। क्योंकि दुनिया में, भारतवर्ष में कौन सा गेहूं लगता है? स्प्रिंग व्हीट। जाड़े में लगता है लेकिन स्प्रिंग व्हीट है। और दुनिया के तमाम देशों में, यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादातर विंटर व्हीट होता है। वो 10 महीने की फसल होती है। अच्छा। हमारे यहाँ फसल कितनी होती है? 120 दिन से 140 दिन, कहीं कहीं तो उससे भी कम होती है। तो और भारतवर्ष क्या है, बहुत विशाल है, किसान छोटे हैं, और हमारा देश जिस परिस्थिति से निकल के आया है, उस अवस्था में अगर हमारा 3.5 टन से ज़्यादा हमारी जो है उत्पादकता हो गई है, तो उसका आप बहुत कम नहीं कहेंगे उसको। तो ग्लोबल एवरेज क्या है सर? नहीं, ग्लोबल एवरेज तो वही है, ग्लोबल एवरेज भी लगभग वही है। अच्छा। अगर आप देखें ग्लोबल एवरेज तो वही आता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो स्प्रिंग व्हीट जो जहाँ होता है, 2 ही देशों में भारत से ज़्यादा आप कह सकते हैं। जैसे इजिप्ट है, एक मैक्सिको है। तो इजिप्ट में कितना एरिया है, क्षेत्रफल कितना है? भारत में तो 32 मिलियन टन था, वहाँ का 10% भी नहीं है इसका। वही हाल मैक्सिको का है। तो इतने बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ स्प्रिंग व्हीट द्वारा छोटे किसानों के साथ, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना मजबूत पहले नहीं था, अब अच्छा हो रहा है, इतनी उपज को लाना, हर साल बढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है, लेकिन पांडे सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब गेहूँ, चावल, मतलब ये ऐसी कमोडिटी है कि कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे कोविड जैसी महामारी आ गई तभी इसकी डिमांड ख़त्म नहीं होती। मतलब लोग आटा खाएंगे, चावल खाएंगे, उसके बावजूद जो प्रोडक्शन के फिगर आते हैं साल दर साल, मतलब आप कंपेयर टू लास्ट ईयर ही देख लें कि लास्ट ईयर हम किस सिचुएशन में थे, अभी किस सिचुएशन में है। इतना वेरिएशन प्रोडक्शन के फिगर में क्यों है? मतलब प्रोडक्शन में क्यों है कि लास्ट ईयर इतना कम? क्या इसके पीछे आप प्राइस को जिम्मेदार मानते हैं कि जब प्राइस कम होता है तो सोइंग कम हो जाती है, ज़्यादा होता है तो बढ़ जाती है? इसको सस्टेनेबल लेवल पे कैसे लाया जाए? इसका मुख्य रीज़न एक ही है, क्योंकि हम वी आर अनेबल टू इंश्योर प्रॉफिट टू द फार्मिंग कम्युनिटी. So unless you do this, and then other thing what is happening, because farmers they are having high input in agricultural cultivation, so they are going for simple things just like burning biomass. If you are going to burn biomass continuously year after year, you are going to lose the soil health and soil productivity, and this is happening. And you know that in Delhi, even Supreme Court said we should put an atomic bomb on Delhi if we are unable to control the pollution. So the reason is that we have to look at the consumer also, city also. We have seen the processing industry also. Everybody should ensure that farmer must get the profitable crop cultivation. And unless you ensure this, you are going to have up and down in production. And that's why what I worked on Durham mostly. If you have a disease, in case of wheat, rust is the greatest enemy, and whole world is working against the rust in case of wheat. So we brought Durham to fight the rust epidemic, because that was my personal work. Whole world was saying that there are different, same virulences for Durham and Stum. Then I said there are different virulences, and this provided a ब्रह्मास्त्र for us. ब्रह्मास्त्र से a weapon. नहीं सर, एक बात से मैं थोड़ा सा, मतलब आपने कहा ये बात ठीक है कि फार्मर को अच्छा प्राइस देना पड़ेगा, इस पर कोई सेकंड थॉट हो नहीं सकता है, वो तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन चूँकि आप साइंटिस्ट रहे हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि एक साइंटिस्ट के तौर पे, अगर मतलब मैं आपसे पूछूं साइंटिस्ट होने के नाते, एक तो ठीक है फार्मर को अच्छा प्राइस मिलना चाहिए,
दूसरा तरीका है फार्मर को अच्छा प्राइस देने का कि आप यील्ड बढ़ा दें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। और जैसे सोयाबीन को लेके बात होती है बार बार कि अगर सोयाबीन की यील्ड बढ़ जाएगी तो अगर प्राइस कम भी रहेंगे तो वो किसानों के लिए फायदेमंद ही होगा। तो क्या यील्ड पे आपको नहीं लगता कि आप लोगों को फोकस करना चाहिए, साइंटिस्ट को फोकस करना चाहिए कि बढ़ जाए, अगर प्राइस थोड़े कम भी मिले तो उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो उनका कंपनसेट हो जाए? देखिए, हमें एग्रीकल्चर के बाकी इनपुट को भी देखने हैं। पानी जो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर एग्रीकल्चर में है, इरिगेशन के लिए पानी। और यील्ड को तो हम जैसे ड्यूरम को हम वापस लाए, पहले साइंटिस्टों ने कहा कि ड्यूरम विल नेवर यील्ड इवन एट पार टू एस्टिवम। Then I said that they are yielding better than estimate. They yielded even 1 ton per hectare more than the bread wheat. And that's why we brought durum under cultivation, so that there is continuous yield increase in the production. And then we have to go for extension activity. Not that once you have said something, you just keep quiet. We have to go for extension activity. And for extension activity, you have to adopt many methods. It's not, extension activity is not so easy. Once you have obtained certain high yield, how that yield is to be obtained by the entire farming community, for that you have to do intensive extension activity, then only you will achieve that goal. So do you think there is possibility of, there is potential of yield increase? Yes, it is. So how can it be done? We have to see two things. Continuously we have to produce the seed of new varieties. In the previous session also you have seen the president of the WWF, he said there is a limitation of quality varieties. The reason is seed. We have to produce adequate seed. Just let me tell you how we got after certain period continuous yield increase. Before there was not such a strong chain in seed production. I demonstrated from Indore that unless there is seed, adequate availability of seed, yield or production is not going to increase. And Indore having least only 15 hectares of land is there. Having 15 hectares of land, 15 acres of land, in India, Indore was the biggest breeder seed producer for continuously for 3 years. And that was eye-opening for entire agriculture ministry as well as for ICR. मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब इंदौर के साइंटिस्ट बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी जगहों के ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? No, not that. Seed availability. Yeah, availability of quality seed is essential to say that, to ensure that there is continuous increase in production. ठीक है, मतलब एक बड़ी बात ये है कि मतलब एक बात तो क्लियर है, जो बात जोशी सर ने कही कि हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें पांडे सर ने एक जोड़ा है कि पोटेंशियल है कि हम यील्ड अपनी बढ़ा सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी की सीड अवेलेबल हो तो, है ना? अब आप बताइए सर, अच्छी क्वालिटी की सीड में क्या दिक्कत है? क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं मिल पा रही? तो 1 मिनट पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। जो पहली कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी तो उसमें भी हम यही डिबेट कर रहे थे कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमारा एक्सटेंशन को काम करना है। 20 साल पहले भी आप आते थे कॉन्फ्रेंस में? हाँ, 21 साल का करियर है तो 22-23 साल के तो आप लग ही रहे हैं देखने में। हाँ, आप 22-23 साल के तो लग ही रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच सर। तो क्वेश्चन हाँ। कैमरामैन को फ्लैश कह रहा था तो मैंने कहा मैं अरेंज करा दूंगा। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज कि द एलिफेंट इन द रूम इज दैट एंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम इज प्लेग्ड बाय वोट बैंक। लेट अस एक्नॉलेज इट। जिस दिन हम इसको एक्नॉलेज करेंगे ना, तब हमारी पॉलिसी बनेंगे, तब हमारा एक्सटेंशन का काम होगा। वाई इज दैट अदर सेक्टर्स, चाहे हम टेक की बात करें, चाहे यूपीआई इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। आप 5-7 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप एग्रीकल्चर में क्यों नहीं पहुँच पा रहे? ये क्वेश्चन ना, जवाब ये कि हम जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसको हर बार वोट बैंक से लिंक करते हैं, और हमारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं हम उसमें बहुत हिपोक्रेटिक पॉलिसी बनाते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ये हम 20-25 साल से बात कर रहे हैं। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि 10-20% बढ़ता है तो हम बहुत झंडे गाड़ते हैं कि यार बहुत बढ़ गए आगे। जैसे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की, वी आर नो वेयर नियर टू। हाँ, हमारे पास एक्सक्यूजेज होते हैं कि उनके पास विंटर वीट है, उनके पास सीज़न भी वैसा ही है।
हमारे पास 16 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, किसी और कंट्री के पास नहीं है. लेट अस एक्नॉलेज दैट. टेल मी विच अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज 16 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वेयर यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट. हम दूसरे की कमी देखकर खुश हो जाते हैं, यार ठीक है यार इसमें ना हम बढ़िया हैं. उनका 180-250 दिन का विंटर वीट है, हम तो 120 दिन में है, तो इसको कंपेरेबल नहीं है. ये आप जोशी जी को कह रहे हैं? मैं सर सबके साथ मतलब मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि अगर कंपेयर करना है तो आप फुल करिए ना. ये नहीं कि इस पे मैं बढ़िया हूँ तो मैं इसमें जाके झंडे करूँ. दूसरी चीज़ क्या है, आपकी प्रॉब्लम आपकी पॉलिसीज़ में है, आपको वो सुधारेंगे. एक्सटेंशन का काम हम बात कर रहे हैं सर, मेरे ख्याल से सर आपको 30-40 साल का वर्क एक्स होगा, उतने साल से हम वही बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन करेंगे, सीट सप्लाई करेंगे. क्यों नहीं हो रही? द एलिफेंट इन द रूम इज पॉलिसीज ना. यू विल हैव टू एड्रेस दैट. बाकी तो हम यहाँ बात कर अच्छी बात करके फिर अगली कॉन्फ्रेंस में फिर मिलेंगे, फिर वही बात करेंगे, वो बात अलग है. बट द एलिफेंट इन द रूम इज पॉलिसीज हैव टू बी आई वुड से सिम्बायोटिक टू द एनवायरमेंट. आप बोलेंगे कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बट कोल्ड स्टोरेज में इंडिविजुअल को ज़्यादा सब्सिडी है, कॉर्पोरेट को कम है. फिर कहोगे कि सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो. जब एक कॉर्पोरेट को वेयर हाउस बनाने के लिए सब्सिडी कम मिलेगी, तो मैं तो पहले ही उस इंडिविजुअल से नीचे हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊंगा? फिर जब इंडिविजुअल बन जाएंगे तो कहेंगे सर जी इंडिया में बड़ा फ्रैगमेंटेशन है, अब इसको एग्रीगेट करो. वेयर हाउसिंग में आज की तारीख में वाई यू डोंट हैव नेशनल लेवल प्लेयर्स इन वेयर हाउसिंग फॉर एग्री, जिन्होंने वेयर हाउस बनाए हों, और कोल्ड स्टोरेज में यू हैव इन कैपिटल और FMCG गुड्स, वाई नॉट इन एग्री? अपने को पॉलिसी सर देखनी पड़ेगी कि हम चाहते क्या है. ओवरऑल मतलब आप एक लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी ड्रॉबैक है वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम बहुत चाहे सीट की बात करो, चाहे प्राइस की बात, फार्मर को सपोर्ट करना है. हाँ. अब अगर आपको फार्मर को सपोर्ट करना है तो फिर आप आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप सड़क पे ट्रैफिक पता कर सकते हो कि भाई किस रोड पे ट्रैफिक है, किस पे नहीं है. तो आप फिर एज अ कंट्री फिर कंट्रोल करो कि हमें ये इतना प्रोड्यूस करना है, ये इतना करना है. फिर सीट क्या, फिर अंडर राइट करिए, फिर बड़े पैमाने में बड़ा काम करिए ना. ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. और चूंकि गेहूँ अलग अलग कमोडिटी में भी यही फार्मूला लागू होता है, लेकिन चूंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं खास करके गेहूँ चावल के मामले में, और ये बात बहुत सही है कि आप गेहूं के प्रोडक्शन में या राइस के प्रोडक्शन में आप रिस्क नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार बहुत अच्छी पॉलिसी बना ली, बहुत अच्छा, मतलब इन दोनों कमोडिटीज़ में खास करके, हालांकि दाल भी है, तेल भी है, लेकिन चावल और गेहूं में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि एक साल आप बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक साल बहुत ख़राब प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। इसमें एक बात बोलना चाहूँगा सर, हम ना sometimes we get carried away in what we want to do. You tell me how much is our land irrigated in the country for paddy or wheat? 20%? तो 80% तो रिस्क भगवान भरोसे ही चल रहा है, तो फिर कौन से रिस्क की बात हम करते हैं किसान के? नहीं देखिए वो ये बात, मतलब मैं तो नंबर्स में बात करूं सर आपसे। जहाँ आज 80% लैंड अगर मेरा रेन फेड है तो ये तो भगवान भरोसे ही है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि खास करके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो थोड़ी लॉन्ग टर्म की पॉलिसी हो और जो सस्टेनेबल पॉलिसी हो। अगर हम सस्टेनेबल व्हीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पॉलिसी है वो भी सस्टेनेबल हो। और इसके लिए मैं जो WPPS की पूरी टीम है और उनको बधाई देना चाहता हूं कि किसान तो 5 स्टार में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन गेहूं को उन्होंने पहुंचा दिया है। यानी देखिए गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम गेहूं की फसल जो AC में है इस वक्त, है ना। अब सुमित गुप्ता जी आप जरा बताइए, तो ये हमारा मकसद इस पैनल के जरिए ये बताना है कि सस्टेनेबल व्हीट प्रोडक्शन में दिक्कतें क्या हैं, हम दिक्कत पे थोड़ा कम बात करें, सॉल्यूशन पे ज़्यादा बात करें। तो उसमें एक बड़ा जो मामला, जो बड़ी बात सर ने कही कि फार्मर को जब तक अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे, और फार्मर के पास अलग अलग क्रॉप के ऑप्शन भी हैं, और अब फार्मर भी धीरे धीरे बहुत इकोनॉमिक तरीके से सोचने लगे हैं, कमर्शियल हो गए हैं, तो उनको जहाँ अच्छा भाव मिलेगा वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आप बताइए कि किसानों को अच्छा भाव नहीं दिलाने में बाज़ार का कितना बड़ा रोल है, किसका कितना, मार्केट का कितना बड़ा रोल है? First, good afternoon, everyone. And from my side, I will start with a due respect to the Indian scientists who have done great work to bring Indian wheat
where it is today. मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है अपने सब हिंदी वाले हैं, तो अगर हिंदी में आप बात करें ज़्यादा बेटर हो। 1965 में इंडिया में यूएस से हर हफ्ते एक जहाज गेहूं का लोड हो रहा था अंडर PL 480. व्हेन दैट व्हीट वाज स्टॉप्ड एट दैट टाइम, जब बंद किया गया तो हमारे प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि एक दिन का उपवास रखा जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर सफिशिएंट खाद्यान्न नहीं थे। आज उस सिचुएशन से चलकर जब हमारे पास व्हीट की टोटल प्रोडक्शन केवल 13 से 14 मिलियन टन होती थी, आज 50-60 साल में हम 115, 120, सरकारी एक्सेल शीट कुछ भी बोल सकती है, बट 100 to 115 मिलियन टन के बीच में आज हम पहुंच गए हैं। और वो सबसे मार्जिनल किसान दुनिया का, सबसे छोटा लैंड होल्डिंग के साथ हम वहाँ पर पहुँचे हैं, जब वेदर चेंजेस इतने हो रहे हैं। ठीक है, द फैक्टर, जो चीज़ मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो आपने बोला, प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, लेकिन हमको सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन क्या है या सिचुएशन क्या है? वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। हमने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है, और इससे हम आगे और कितना जा सकते हैं। और वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वेदर बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। नाउ हीट वेव इज़ गेटिंग मोर कॉमन। जैसे अभी सर ने बोला कि वेयर हाउसिंग की शॉर्टेज है इंडिया के अंदर, और ये शॉर्टेज बढ़ने वाली है। हमारी डिमांड बढ़ रही है। क्या हमारी डिमांड और सप्लाई आगे जाके बराबर हो पाएगी? वो एक प्रॉब्लम जो आगे आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज मैं हर बार ये बोलता हूँ, वी शुड नॉट लुक इंडिया अगले 6 महीने के हिसाब से कि क्या होना है। वी शुड लुक एट इंडिया अगले 3 साल में क्या होना है। क्या अगले 3 साल में हमारी प्रोडक्शन 115 से 125 हो सकती है? आंसर नहीं। उसका कारण क्या है? प्रोडक्टिविटी, जैसे सर ने बोला, हमारी स्प्रिंग व्हीट प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर अचीव करना आसान काम नहीं है। जैसे ही हमारा एकरेज व्हीट से घटेगा, पल्सेस के प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे, एंड पल्सेस इज अ वेरी सेंसिटिव कमोडिटी। और कुछ घटेगा, ऑयल सीड, मस्टर्ड घटने लगेगा, देन सोपा एंड अदर एसोसिएशंस विल आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि देश में ऑयल सीड की प्रॉब्लम हो गई है। तो मोर और लेस अब हम सप्लाई पे एक लिमिट हिट कर रहे हैं, और जैसे ही हम सप्लाई पे लिमिट हिट कर रहे हैं, डिमांड पे लिमिट नहीं हिट कर रहे। तो हमारे डिमांड सप्लाई शॉर्टेजेस या डिमांड सप्लाई अब्रेशन वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। जवाब नहीं मिला सर, लेकिन फार्मर को अच्छा प्राइस क्यों नहीं मिल रहा है? किसान को देखिए, अच्छा प्राइस क्या होता है? मान लीजिए हम बोलते हैं, मतलब जैसे साइंटिस्ट का, ये साइंटिस्ट का एक सवाल है। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग अच्छा प्राइस नहीं दे रहे हैं, इसलिए किसान बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है उत्पादन को लेकर। देखिए, इंडिया का व्हीट प्राइस आज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, तभी अपने को ड्यूटी रखनी पड़ रही है 40% की, बाहर से गेहूं ना आ जाए। तो पॉइंट ये है कि अच्छा प्राइस क्या है? क्या ये सरकार का या ट्रेड का फैक्टर होना चाहिए कि किसान को उसकी प्रोडक्शन के ऊपर 50% इनकम मिले? सर, हमको कोई आज एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब हम कर रहे हैं, तो हमको कोई बोलता है कि हम नंबर ऑफ आवर्स इतने पुट करेंगे, 10 आवर्स और रखेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। देखिए, ये तो मार्केट डिटरमिनेंट फैक्टर है। मार्केट आज इस सिचुएशन पे आ गई है जब किसान को ना केवल सरकार पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है एमएसपी के लिए, आज उसको ओपन मार्केट में भी थ्रू कॉर्पोरेट्स एक फेयर रियलाइजेशन, एमएसपी रियलाइजेशन मिल रहा है। या तो आप बोलें कि एमएसपी गलत है, और वो तो बहुत फेयरली ट्रांसपेरेंट वे से। एमएसपी गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एमएसपी पर कितने किसान बेच पाते हैं, ये बड़ा सवाल है ना। आज तो सर ओपन डेटा ये कहता है कि जो 6-7% फार्मर भी एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। अगर इंडिया की प्रोडक्शन हम 100 मिलियन माने और सरकार 26 मिलियन टन उसमें से लेती है, तो दैट मीन्स 25% ऑफ टोटल व्हीट तो सरकार के पास जा ही रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें भी डोमिनेंटली किसान 30% खुद होल्ड करता है। तो व्हीट और राइस के केस में हमारे किसान को बहुत अच्छा रियलाइजेशन मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, घर तक मिल रहा है। बिल्कुल। तो सर कह रहे हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है व्हीट में भी, राइस में भी। ये साइंटिस्ट लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। वो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं गुप्ता जी। सर प्लीज माइक, आप उधर ठेल रहे हैं, वो आपकी तरफ ठेल रहे हैं। देखिए, ये कहना कि साइंटिस्ट, मैंने खुद ब्रीडर सीड हार्वेस्ट किया 75 क्विंटल पर हेक्टेयर इंदौर में ही, 75 क्विंटल पर हेक्टेयर। और पहले मुझे ये भी अपने सीनियर्स को बताना ज़रूरी हो गया, झा साहब इस समझे, पहले सब लोग यही सोचते थे नॉर्थ इंडिया की 2.5 है, वो गलत था बिल्कुल। मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया की प्रोडक्टिविटी हाई है।
ये चीज़ समझाने के लिए मुझे कई साल लगा था। और जब यहाँ की प्रोडक्टिविटी, यहाँ के लिए वैरायटी दी गई, यहाँ का प्रोडक्शन, जब किसने जाना था कि मध्य प्रदेश व्हीट ऑफ पावर बनेगा? वो तो हमारे पीरियड का ही काम, हमारी टीम का सारा काम है। जो मध्य प्रदेश को व्हीट पावर बनाया गया, ये काम हमारी टीम का है। और जब मध्य प्रदेश व्हीट पावर बना तो हमने इसको एक्सपोर्ट एरिया भी डिक्लेयर कर दिया। ये पूरे कंट्री के लिए एक लेसन था। नहीं, ये तो खैर मजाक की बात है। आप लोगों को तो सैल्यूट है। अब वो आज जो भी हम खा रहे हैं, चाहे गेहूं चावल या कोई, वो तो आपकी देन है, मतलब आप लोगों की मेहनत वो है। जब हमने ड्यूरम वैरायटी निकाली, जिसने ब्रेड व्हीट वैरायटी को बाई 1 टन मार्जिन आउट यील्ड किया, तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र भी आपका बोला कि इंडिया का डेटा गलत है। और वो 4 साल के बाद वो काम कर पाए। वो 4 साल के बाद इंटरनेशनल व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि हाँ, ड्यूरम इज हायर यील्डर कंपेयर टू ब्रेड व्हीट, और फिर उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, वो जो कहा था कि इंडिया का डेटा गलत है। तो हम बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी से ला रहे हैं। ये वैरायटीज़ में कोई कमी नहीं है। ठीक बात है। अब हमने जो कहा कि एक्सटेंशन एक्टिविटी, आप एक्सटेंशन कह देना बहुत आसान शब्द है। एक्सटेंशन एक्टिविटी को करना बड़ा टफ जॉब है। अभी हम बताएं तो आप लोग अचंभे में पड़ जाएंगे। जब हम बुंदेलखंड में एक्सटेंशन एक्टिविटी कर रहे थे, जहाँ साहब आप भी जान लीजिए, 2 आईजी हमारे साथ लगे हुए थे। कैन यू इमेजिन कि आईजी किस लिए लगे हुए थे? हमारी टीम 45 दिन तक खेत में ही रही। वहाँ से बुंदेलखंड से पलायन हो रहा था, उस पलायन को रोकने के लिए हमने आईजी इंदौर को बोला, तो बोले सर हम और आईजी रीवा रेंज दोनों आपके साथ लगते हैं। और हमने कहा गाड़ी रात को आपकी पुलिस रोकती है, हमारी टीम को हमें टाइम दिया हुआ 10 बजे आईजी झांसी के गेस्ट हाउस में पहुंचने का। हम ऑफिस में तब तक बैठे रहते थे जब तक टीम जाके वहाँ से फ़ोन नहीं करती कि हम ऑफिस में आ गए हैं। 126 डिमॉन्स्ट्रेशन लगा गए थे, 75 क्विंटल सीड, ब्रीडर सीड खर्च करके। 1-2 क्विंटल सीड देना ही सबके लिए भारी पड़ जाता। 75 क्विंटल सीड खर्च किया गया था फ्री। तो हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं। बिल्कुल ठीक। हर टेक्नोलॉजी को आपको स्प्रेड करना है। एक्सपेक्ट करने के लिए आपको बड़ा टफ एक्सटेंशन एक्टिविटी करनी है। उस एक्सटेंशन एक्टिविटी जब की जा रही थी कि किसान जो तरीका जानते थे खेती करने का, उससे यील्ड नहीं बढ़नी थी, तो उनको बताया गया कि इस तरह से आपको खेती करना है। और अगस्त सितंबर में हम फार्मर सेलेक्ट करते। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक्सटेंशन एक्टिविटी है। तो जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बुआई चली, 45 दिन तक बुआई चली। तो जब हमारी टीम गई तो किसानों ने कहा इस तरह से गेहूं की खेती हो ही नहीं सकती, हम नहीं करेंगे। तो टीम ने कहा सर हम वापस आ जाते। हमने कहा नहीं, तुम अपनी टेक्नोलॉजी पर तो श्योर हो ना। तो वो बोले सर हम श्योर हैं। तो हमने कहा दो कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो टीम ने कहा सर वो तो 4-5 करोड़ रुपए आएगा। तो हमने कहा कि तुम्हें देना कि मुझे? बोले कि नहीं सर वो तो आपको देना। हमने कहा तुम कह दो ये बात। और सब किसानों ने, झा साहब आप हैरान होंगे, किसानों ने वो जमीन दिया था जिस पर वो कभी खेती नहीं करते थे, इसलिए कि हर किसान को 4-5 लाख रुपए मुआवजा मिल जाएगा। और जब हम गए देखने के लिए कि हर डिमॉन्स्ट्रेशन को हमने 12 किसान मेले लगाए थे उसमें। उस साल पलायन रुक गया था ना बुंदेलखंड का, जो पलायन हो रहा था वहाँ से। किसानों ने पहला, हम मांडला से आ रहे थे, पहला डिमॉन्स्ट्रेशन हमने कहा कि वो पर्टिकुलर मेरी ही व्यक्तिगत वैरायटी थी। मैंने अपने एक्सटेंशन हेड से पूछा कि अरे भाई ये तो मेरी वैरायटी माला रत्न दिख रही। बोला हाँ सर डिमॉन्स्ट्रेशन है। मैंने कहा खेत कैसा ऊंचा नीचा? तो बोला सर किसान ने जो आप मुआवजा का बहुत कहा था, तो किसान ने सोचा 4-5 लाख मुआवजा मिल जाएगा, इस पर क्रॉप फेल हो जाएगी। हमने कहा क्रॉप बम्पर हुई ना? बोला हाँ सर बम्पर हुई। हमने कहा बुलाओ किसान को बुलाए। हमने कहा आपने कभी इस पर खेती किया? बोले नहीं सर हमने कभी खेती नहीं किया। तो हमने कहा हमने इस पर आपको बम्पर खेती करके दिखा दिया ना? बोला हाँ सर। हमने कहा आप 5 लाख रुपए मुआवजा मुझे दो। किसान ने मेरा पैर पकड़ लिया, और राजपूत थे वो। बोले सर पैसा रोने लगे। बोले सर ये तो हमारे मन का पाप था जो हमने आपको ये जमीन दी थी। ऐसे ये किसान थे, उनके पास 4 ट्रैक्टर की खेती थी। तो जब उनका खेत देखने हम गए तो बोले सर पहले मैं अपने मन का पाप बताता हूँ। मैंने कहा आप कौन सा पाप किए हो? बोला मैंने वो ज़मीन दी कि जिस पर हम कभी खेती ही नहीं करते थे। जब हमने देखा कि आपका की तरह से जब बीज आपका उगने लगा, तो मैं उस बीज के उगने की ताकत ही देख के पागल हो गया। और मैंने अपने चारों ड्राइवरों से कहा कि सारे खेत जैसे एक डिमॉन्स्ट्रेशन का लगाया गया वैसे सारे खेत लगा दो, बाद में पानी देंगे। तो उन्होंने कहा सर जितने किसानों ने आपके वो
ड्राउट ईयर प्रूव हो गया था, 2000-2001 की कहानी है ये। वो सीवियर ड्राउट, बस सूखे का साल हो गया था। उन्होंने कहा जितने किसानों ने आपके तरह से खेती किया उनके तो गेहूं की खेती हो गई, और जिन किसानों ने अपने तरह से खेती किया वो सब सूखे के शिकार हो गए। तो टेक्नोलॉजी में बड़ी दम है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया कहानी आपने बताई और बड़ी दम है। और वो ठीक बात है। और वो बहुत सारे किसानों 10 जिले एक साथ कवर किए गए थे। अब यही सर, ये जो आपने बताया ना, बड़ा बहुत इंस्पिरेशनल है ये। और ये जो मॉडल है वो पूरे देश पे होना चाहिए लागू, और जो उसकी लैकिंग है, जो बात आपने कही, बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुप्ता जी हमारे साथ और हैं। अब देखिए, हम 2-3 मुद्दों पर फोकस करना चाह रहे हैं। एक तो जब सस्टेनेबल व्हीट प्रोडक्शन की बात हो रही है तो वो कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि ये नहीं होने में कहाँ से दिक्कत आ रही है, मतलब डिस्टर्बेंस कहाँ से है। तो आपके हिसाब से, चूँकि गेहूं के प्रोडक्शन में हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है कि एक साल आप बहुत अच्छा हो जाए, एक साल बहुत कम हो जाए, तो उसको देखते हुए आपके हिसाब से कौन कौन से पिन पॉइंट हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 एरिया है जहाँ पे वीट की क्रॉप में एक मेजर कंसर्न है। सबसे पहला तो जो हम बात कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज ही है। और 2022 अगर हमें याद होगा तो जनवरी वाज द मंथ जब सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, और उस समय पे सबको ये था कि इंडिया जो है वर्ल्ड को फीड करेगा। और फिर कम मार्च अप्रैल, आई थिंक वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ था मार्च अप्रैल में, और उसके बाद 13 मई को हम सब जानते हैं कि वीट बैन एक्सपोर्ट बंद हो गया था। तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। बट आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो आज सुबह सर ने भी बोला ओपनिंग सेशन में कि हम 1.5 महीने पहले जब गोवा में मिले थे तो सबके मुंह लटके हुए थे, नोबडी वाज कॉन्फिडेंट कि इस साल वीट की क्रॉप क्या हो गया। और उसके बाद से आई थिंक हम सब ने ये कंटिन्यूस हीट वेव देखी है। बट कम वॉट में आई थिंक आज मैंने जितने भी लोगों से यहाँ पे बात करी है, नोबडी इज सेइंग कि मिनिमम शायद वीट की क्रॉप इस साल 110 मिलियन टन होगी, एंड इफ यू गो बाय गवर्नमेंट नंबर तो आई थिंक वो 115 मिलियन टन हो सकती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 to 5% हाई। तो ऐसा क्या हो गया? केवल एक चीज़ हुई है कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो बहुत रेजिलिएंट हैं। एंड आई थिंक जो हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं पिछले 10-15 मिनट से, आई थिंक वीट में प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ की ज़रूरत है, राइट। और वो फार्मर ने आई थिंक बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया पिछले 2 सालों में, जिसके चलते हमने क्लियरली देखा है जो हम 2 साल पहले 97-98 मिलियन टन या 100 मिलियन टन की बात कर रहे थे, आज वो 110-115 मिलियन टन हो गई है। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन फार्मर्स। हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट उनके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत एडेप्टिव है, बहुत इनोवेटिव है, और इमीडिएटली वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। सो दैट्स वन पार्ट। सेकेंड, आई थिंक राइस और वीट का इस क्लाइमेट सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा रोल है। हुआ क्या है कि कुछ सालों में बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज राइस का जो सोइंग है वो डिले हो गया है। फ्रॉम मई जून इट हैज़ कम डाउन टू जुलाई, और उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो वो अक्टूबर नवंबर में आके राइस की हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद इमीडिएटली जो है वो फार्मर उसको बर्न करता है जो पैडी स्ट्रॉ होता है, और हमारे पास टाइम नहीं होता, फिर हम वीट को लगाते हैं। और इस समय तक आते आते जब हम वीट की हार्वेस्टिंग पे आते हैं तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज हीट वेव जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो वीट की क्रॉप को इम्पैक्ट करता है। आई थिंक अगर ये थोड़ा सा और अर्ली हो जाता है, जिसमें हम राइस को अगर थोड़ा अर्ली सोइंग करते हैं विद सम शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, एंड सिमिलरली वीट में अगर हम कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी लाते हैं जहाँ पे हम अक्टूबर में वीट को ग्रो करें, एंड आई थिंक टुवर्ड्स मार्च या अर्ली मार्च या लेट फरवरी अगर वो वीट हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है तो आई थिंक वो बहुत हद तक उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये दो तो क्लियर कट मुद्दे हैं जहाँ पे हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वेराइटी है जोशी सर, उसको हम उसके ऊपर कैसे फोकस करें, और जो एमपी का मॉडल जैसे पांडे सर ने बताया इसको पूरे देश में इफेक्टिवली किस तरीके से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, उसमें कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी और एमपी मॉडल को पूरे देश में ग्राउंड पर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना। धन्यवाद झा साहब। देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी हैं तो पहले आप जैसा अभी अन्य लोगों ने भी बताया, पहले हम ये समझ लें वैरायटी कैसे बनती है, वो आपको पता ही है। एक प्रजाति विकास में आपको 10-12 साल चाहिए। एक साल में 2 क्रॉप लेंगे तो भी 5-6 साल चाहिए। परीक्षण भी करना है, रिलीज भी करना है, न जाने क्या क्या करना है। ब्रीडर को ये समझा जाता है ये कोई जादूगर है, हीट टॉलरेंस भी डाल दो, क्वालिटी भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, पोटेंशियल मिट्टी में दम नहीं, बारिश है, तो उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। जो कहा जा रहा है सब सही है, उम्मीदें बहुत। तो जब हम प्रजातियों को उगाते हैं तो कहाँ उगाते हैं? हवा में तो उगाते नहीं है, इसी ज़मीन पे इसी मौसम में उगाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो प्रजाति बढ़िया वाला पौधा कौन सा मिलेगा जो उस
तापमान को झेल रहा हो। इसीलिए तो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी आती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी होती क्या है? मतलब क्लाइमेट में कितना भी चेंज हो, आपकी प्रजाति के उत्पादकता में कमी नहीं होनी चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। अभी भी 1% के दर से प्रतिवर्ष ये वृद्धि हो रही है हमारे देश में। जैसा आपने कहा कि बहुत कम उत्पादकता है, अच्छा है। अगर 3.5 है, वर्ल्ड का और भी कम है, हमारा 3.6 हो गया है, अच्छा है। कम है तो बढ़ सकता है। अगर आप एकदम बढ़ गए होते तो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है। तो अच्छा। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी की विधि होती है, कैसे किया जाए। गर्मी, अगर जैसे बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्मी झेलने की शक्ति। किस लिए? उपज के लिए ही तो होना है। तो उसको जब हम गर्मी में, हम लोग क्या है, मैक्सिको में अभी पांडे जी ने हमारे संस्थान का नाम लिया, 60% वैरायटीज आप देख लो जा करके, कोई गलत बात नहीं है। जो एरिया कवर है 60-70% वैरायटीज, वो मैक्सिको में सिमिट और आईसीआर के कोलैबोरेशन से ही हुआ है, अकेले नहीं होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, ये टीम वर्क है। एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ये टीम वर्क होता है। अलग अलग डिसिप्लिन्स का, अलग अलग संस्थानों का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग विचारों का, जिसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, किसान का रोल, सब मिल के करते हैं। तो आप देखो कि ये मिल के करने से कितना है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब ये है कि 18 फरवरी को प्लांटिंग होती है, जो यहीं जैसा है। वहाँ की वैरायटी एग्जैक्टली पंजाब में, इंदौर में एकदम फिट बैठेगी एकदम आकर के। हम लोग डुरम में काम नहीं करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों की प्लांटिंग, जो ब्रीडिंग मटेरियल है, उसको हम लोग 18-20 फरवरी में करते हैं, जब दूसरी फसल पकने पे जाती है, क्योंकि वो 40 डिग्री को झेलेगी। उसी से जो पौधे निकलते आ रहे हैं, ये काम अभी 10-15 साल पहले ही शुरू हुआ है, 15 साल पहले, उसी पाइपलाइन से। और यहाँ हिंदुस्तान में हमारे वैज्ञानिक बहुत विद्वान हैं, इनके सहयोग से जब ऐसा हुआ है तो तापमान रोधी प्रजातियां आ रही हैं। लेकिन प्रश्न ये है, कौन सा तापमान, किस तापमान की बात करते हैं हम लोग? अभी पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ तो भारतीय गेहूं और जौ का जो संस्थान है, उसने बहुत अच्छा डाटा दिया कि भारतवर्ष में 60% एरिया क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट वैरायटीज से भरा हुआ है। तो अब रेजिलियंस क्या हुआ, कितने डिग्री झेलता है? 36 के आसपास। और टेम्परेचर कितना हो गया था 3 साल पहले मार्च में, 23 मार्च को 40 डिग्री। यही प्रश्न है, क्या हम 40 डिग्री रोधी गेहूं की प्रजाति बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं सर? क्या जवाब है इसका? झा साहब, ऐसा है, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, जो ये शरीर आप जैसा, इन जैसा न कर सके। पैसा चाहिए, अच्छा, दीजिए ना 100 करोड़ रुपया और हमसे कहिए, अच्छा, हम कर देंगे। 100-200 करोड़ निकालिए, 500 लाइए। अब लोग कहेंगे ये लो 50 लाख रुपया, भैया चढ़ जाओ माउंटेन पे, मार दो छक्का। अरे कहाँ से होगा? अरे आप ये देखिए, हम लोग बात कर, चलिए, बड़ी खुशी हुई, तालियां बड़ी खुशी हुई। ऐसे नहीं क्रिकेट, तालियां इसलिए बजी है कि 100 करोड़ में 50 करोड़ ट्रेड देगा। आप देखिए, 50 करोड़ सरकार। ये क्रिकेट ऐसे नहीं लोकप्रिय हुआ इस देश में, पैसा है। अब आप बताइए, हम लोग बात करते हैं पीछे के तापमान की। अभी बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही, गुप्ता जी ने बात कही कि धान को जल्दी काटें, गेहूं को जल्दी लगाएं। इंदौर ही में आया था, पूरे मध्य प्रदेश घूमा था। पांडे जी तो तब रिटायर हो गए थे इनके शिष्यों के साथ। तो किसान ने कहा, सर मदद करिए। मैंने क्या मदद करूं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया कि 15 फरवरी के बाद तुम पानी नहीं निकाल सकते कहीं से भी, किसी भी तालाब से, किसी भी कुएं से बोरिंग करके खेती नहीं कर सकते, क्योंकि पीने का पानी 80% तो खेती ले जा रही है, लोग पिएंगे क्या पानी? तो आप ऐसी प्रजाति बनाइए जो जल्दी हो जाए, जल्दी कट जाए। वही पंजाब में हमने देखा, गर्मी आ रही थी तो पहली बार अर्ली हीट टॉलरेंस, जिसे जुवेनाइल हीट टॉलरेंस कहते हैं, यानी बचपन में ही हीट टॉलरेंस दे दी जाए। क्योंकि पहले गेहूं क्या होते थे, आप जल्दी बो दीजिए, तापमान ज्यादा है तो गेहूं बड़ी तेजी से बढ़ता था, टिलरिंग नहीं होती थी, उपज नहीं होती थी। बिल्कुल। तो लोग कहते थे जब मुंह से भाप निकले तब गेहूं लगाना। तो किसी ने कहा जिंदगी भर भाप ही निकालते रहोगे मेरे भैया, हाँ जरा जल्दी बो। तब सिमिट, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2013 की व्हीट वर्कशॉप में
स्वपन दत्ता जी डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने कहा जोशी जी क्या हम लोग 5-6 टन की बात करते हैं, क्या आप 7-8 टन का गेहूं नहीं बना सकते? हमने कहा मुझे 5 साल समय दे दीजिए। आपका 8 टन का वैरायटी 19 में रिलीज हुई है, पहली एवरेज 3 साल का एवरेज है, यानी कहीं कहीं 10 टन भी हुआ है। ये डुरम वीट नहीं है, स्प्रिंग वीट है। डुरम वीट की यील्ड नैसर्गिक रूप से उससे ज्यादा होती है, लेकिन डुरम वीट से आप क्या खाएंगे आपको पता है, रोटी नहीं बनेगी, तो वो अलग मुद्दा है। एक्सपोर्ट होगा, धन मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न का उत्तर मैंने लंबे समय से दिया, लेकिन सॉरी। नहीं अच्छा था, अच्छा। और ये इस जवाब दूसरा आप क्या कह रहे थे? दूसरा आप कहने की जरूरत नहीं है, आपने पूरा कह दिया उसी में। कितनी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी था जो आपने बताया कि पोटेंशियल कितना है और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि पैसा बहुत चाहिए और अगर वो आएगा तो निश्चित तौर पे इन्होंने कहा कि हमने 8 टन की वैरायटी भी बनाई, तो हमारे साइंटिस्ट बहुत सक्षम हैं करने में, बनाने में। बस एक पॉलिसी चाहिए और ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अब जब पैसे की बात आ रही है सर, तो पैसा तो खेती में भी चाहिए। आप जरा हमें ये बताइए कि किसानों को, मतलब फाइनेंसिंग, मैं स्मॉल होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ, कई बार वो फंड की कमी में, पैसे की कमी में वो ठीक तरीके से उन फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए या जिनकी ज़मीन उसके लिए है, और वो दूसरी क्रॉप पे चले जाते हैं। तो आप जरा बताइए कि इसमें स्मॉल होल्डर्स की फाइनेंसिंग के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए? सर अगर आप डेटा देखेंगे केसीसी का, बैंक्स का, तो ऑलमोस्ट एवरी फार्मर हैज़ फंडिंग, लेकिन उनकी बैंक्स क्यों नए प्रोडक्ट नहीं निकालते? क्योंकि उनको डर है कि किसी दिन सरकार आके लोन वेवर दे देगी, हमारे लोन अटके रहेंगे। अगर 5% भी किसान आज की तारीख में लोन वापस नहीं करते, ये कह के कि भाई अभी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एज ए इंडस्ट्री, मतलब एज अ कंट्री, वी हैव अ कल्चर, वी ऑलवेज गिव इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्टर्स। जिसने बिजली का बिल जमा नहीं किया होता साल भर, हम उसको बोलते भाई 50% दे दे, चल काम चला लेते हैं। जिसने टाइम पे दिया उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। टाइम पे तो माल्या भी नहीं दे रहे हैं, उधर बैठे नीरव मोदी, उनके पीछे, बड़े लोगों के पीछे लोग पड़ते नहीं है। छोटा किसान अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए नहीं पे कर पाया टाइम पे, तो इतनी बड़ी आफत क्यों आ जाती है? सर ये ना, नहीं कह रहा हूँ डिफॉल्ट करना चाहिए, नहीं, फिर भी एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि हम बहुत बार मीडिया के उससे कैरिड ओवर हो जाते हैं। जैसे आता है कि फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे दूँ, द नंबर ऑफ प्रोफेशनल एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन who commit suicide in US is more than the number of farmers as a percentage of population who commit suicide in India. आपको पता है सर, ये बहुत ही इनह्यूमन बयान नहीं, इनह्यूमन नहीं है सर। एक बार बोलने दें इस बयान पे बिल्कुल मैं आपकी नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई एक भी किसान सुसाइड करता है खेती की वजह से, तो वो बहुत बड़ा तमाचा है देश के ऊपर। अब उसको आप आंकड़ों में मत गिनिए, उस फैमिली को देखिए ना, जिस फैमिली में वो किसान खुदकुशी कर रहा है, तो सुसाइड कर रहा है। ट्रेडर करता है उसका जिक्र क्यों नहीं? मिलर करता है उसका जिक्र क्यों नहीं? उसका जिक्र भी है। नहीं, उसका नहीं होता है सर। अभी आपने आंकड़ों में गिनाया, इसलिए मैं कह रहा हूं उसका भी जिक्र करिए होना चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी कर रहा है तो गलत है सर। नहीं सर, अन्याय है, मतलब क्या बात कर रहे हैं? 2022 में सरकार ने डिसाइड कर लिया कि मई 30 को हम रातों रात एक्सपोर्ट रोक देंगे। ट्रेडर्स मरे, बहुत मरे, तो उसका जिक्र क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है जिक्र, क्या बात होता सर? आप एक बार जिक्र कर रहे हैं ना, वो हर जगह रिपोर्ट भी होता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो जिक्र तो आप ही कर रहे हैं। हमें भी पता है जन्नत की हकीकत, तो छोड़ देते इस बात को, यहाँ पे बोलने दीजिए। नहीं सर, नहीं हुआ है, 23 में गए थे। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कई बार हम चीज़ों को ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं। लेट अस कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा है कि किसानों का रहना ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि किसानों को सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल ज़रूरी है। बट जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, जिससे आप ट्रेड को ख़राब करते हैं, वो गलत है। आपका डिसीजन मेकिंग काम रोकने में बड़ा फास्ट होता है, बट काम चालू करने में बड़ा डिले होता है। अगर आप फास्ट डिसीजन मेकर तो दोनों साइड से डिसीजन फास्ट लीजिए। सॉलिड ना, आज बिजनेस खोलने के लिए 10 चक्कर लगवा लो, बंद करना है तो रातों रात सर्कुलर आ सकता है। तो डिसीजन आपका जो कंसर्न है वो पॉलिसी पे है। मैं तो सर ये ठीक है, लेकिन तो सर हमारा हाल एज एग्रीकल्चर का हाल एक पुरानी साइकिल के टायर ट्यूब की तरह है, जिसको हम जहां से पंचर होता है उसको फिक्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब हमें नए टायर की जरूरत है। ये जो पॉलिसी वाली बात है, ये पॉलिसी, वो भी ट्यूबलेस। नहीं, पॉलिसी अगर पैरालाइज है तो वो आप फार्मर को भी हार्म कर रहा है, सिर्फ ट्रेड को हार्म नहीं कर रहा है,
फार्मर को हार्म कर रहा है। तो सर है ना, अगर आप तो इसीलिए मैं पॉलिसी में एक आदमी को सोच के बनाएंगे तो इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि पॉलिसी में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फार्मर को टारगेट कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। मैंने फार्मर को बिल्कुल टारगेट नहीं आप किया। अगर ये कह रहे हैं कि फार्मर के लिए नहीं होना चाहिए, ट्रेड के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। मैंने तो पहले दिन से बोला पॉलिसी, क्योंकि आप देखिए एक मिनट, क्योंकि आप देखिए फार्मर, नहीं एक मिनट साहब मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ। फार्मर और ट्रेडर के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। बिल्कुल है, तो एंड यू शुड नॉट ट्राई टू पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। आपने क्या कहा कि फार्मर आंकड़ों में सुसाइड कर लेते हैं तो उसको दिखा देते हैं। सर बिल्कुल दिखाते हैं। एक भी कर रहा है तो गलत है, तो वो सर दिखाया जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ दिखा रहे तो सबको दिखाओ ना, सबको एक को मत दिखाओ, ये आप कैसे एक कह सकते कम्युनिटी हैं? को मत दिखाओ। मतलब ये हमारे यहाँ मीडिया से थोड़ा इसको इस चैप्टर को सब यही क्लोज कर देते हैं। Interrupt in between. I would appreciate. We will have to conclude the discussion in another 5 minutes of time, in the benefit of everybody. चलिए अच्छा अच्छा चलिए हम लास्ट दौर में कुछ सवाल ले लें, कुछ क्वेश्चन ले लें ऑडियंस से। सर हाँ प्लीज, अतुल सर। सर मेरा नाम यशवीर सिंह है। साइंटिस्ट यदि ड्यूरम वैरायटी मध्य प्रदेश से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा कर दे, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री यदि 100% ड्यूरम व्हीट से आटा बना दे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किसमें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का वो हिस्सा आता है आधा, वहाँ के लिए अलग किस्में बनती है और वहाँ के लिए भी ड्यूरम वैरायटी निकाली जा चुकी है। अब जो हमने कहा जब तक सीड अवेलेबिलिटी नहीं होगी कोई चीज़ बदलती नहीं है। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में इनपुट है सीड, वैरायटीज़ बनने के बाद, बाकी इनपुट तो बाद में आते हैं। पहला इनपुट है सीड। जहाँ तक आटे की बात है, अभी जोशी साहब को उसके बारे में पता नहीं था, हमने ड्यूरम में रोटी बनाने की भी क्वालिटी डाल दी है। क्या बात। और हम आपको बता रहे हैं, हम चावल खाने वाले क्षेत्र के, हम आज भी ड्यूरम की ही रोटी खाते हैं। और हमारे घर में औरतें अगर हमने एस्टिवम का आटा ला दिया चुपके से तो वो कहती ये पता नहीं कैसा आटा आपने ला दिया, इसको ले जाइए वो पहले वाला आटा लाइए। तो आज भी हम इंदौर से अपने घर ले जाते हैं ड्यूरम और उसी की रोटी खाते हैं। तो आप बिल्कुल ड्यूरम का आटा बना सकते हैं और ड्यूरम की रोटी खा सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक्सटेंशन एक्टिविटी किया है। ठीक है, मैं एक बिंदु धन्यवाद इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्लूटेन है ना, ग्लूटेन, इसकी खोज में सारी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं। धान वाले भी चावल में ग्लूटेन डाल रहे हैं कि चावल से भी रोटी बन जाए। अरे भैया, रोटी वाली रोटी से अच्छी रोटी कोई कभी नहीं बनेगी, इस सपने में मत रहिएगा, नहीं तो किसान कब का कर दिया होता। किसान पागल नहीं है, इतना समझदार है, इतना हमारी जनता इतनी समझदार है। लाल गेहूं तो खाया नहीं, तो होने को तो बहुत कुछ होता है, मगर सवाल यह है कि वैल्यू क्या रहेगी। और एक में शायद गलतफहमी हो गई थी, क्या हम गेहूं को 40 डिग्री का बना सकते हैं? इतना आसान नहीं है। गेहूं धान नहीं है जो खरीफ में होता है जब तापमान अधिक हो जाता है। आपने कहा 100 करोड़ आ जाएंगे तो बन जाएगा। नहीं, मैंने कहा 100 से नहीं बनेगा, 200-400 करोड़ तो हम कोशिश करेंगे, 38 पे ले आएंगे। इतना देखिए, पौधे का मूल है फोटोसिंथेसिस। मैंने लिखा था कैन वी ब्रीड 40 डिग्री सेंटीग्रेड व्हीट। एक पोस्टर में बिल गेट्स आए, मुझसे कहे डॉक्टर जोशी इज दिस पॉसिबल? मैंने कहा प्लीज सी द क्वेश्चन मार्क, लेकिन एंड में क्वेश्चन मार्क था। मैंने कहा ये मेरी एम्बिशन है कि मैं ऐसा करूं। हम सब इतना आसान है। अरे फोटोसिंथेसिस, इस धूप, अरे विंटर, ये जाड़े की फसल है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, फोटोसिंथेसिस बहुत डीप रिसर्च चाहिए। 1-2 डिग्री करके धीरे धीरे अब सोच सकते हैं, इतना आसान नहीं। लेकिन एग्रोनॉमी लानी पड़ेगी बीच में, एग्रोनॉमी, ड्रिप इरिगेशन लाना पड़ेगा, रेस्ड बेड लाना पड़ेगा, फ्लैट वो लाना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्टर करना पड़ेगा, एग्रोनॉमी भी लाना है। खाली ब्रीडिंग से कुछ नहीं होगा, सॉइल लानी पड़ेगी, सारे विज्ञान लाने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अतुल सर कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के जो फार्मर्स हैं और साइंटिस्ट्स हैं
उनने बहुत बढ़िया काम किया है ओवर द इयर्स। पर एक चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ कि दर्द सर में है और दवा हम लोग सब टांगे रहे हैं। जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसको कि किसी ने भी जिक्र नहीं किया, वो है 1.5 एकड़ में क्या क्या आप पैदा कर लोगे और कितना आप इजाफा कर दोगे प्रोडक्टिविटी में। वो कहावत है ना, एक यहाँ की कहावत है शायद मध्य प्रदेश की, 1 एकड़ या 1.5 एकड़ में क्या नंगी नहाएगी क्या निचोड़ेगी। So what can you possibly do? So nobody has talked about land reforms. Why do you need so many farmers engaged in agriculture? Number of farmers need to come down in agriculture. You don't need so many farmers. कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये तो मेरा सबसे पहले का स्टेटमेंट था कि भारत में इतने छोटे छोटे किसान हैं, दुनिया में कहाँ है दिखा दीजिए। लेकिन उसमें इसलिए विषय वार्ता नहीं करी कि मेरा सब्जेक्ट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है। ये तो इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस बहुत कुछ हो जाता है। इज करेक्ट। कहाँ है दुनिया में, दिखा दीजिए मुझे इतने छोटा किसान। सबसे सुखी किसान कहाँ है दुनिया में, पता है आप लोगों को? हिंदुस्तान में सुखी है। लेकिन वैसे मैं कई कंट्री में गया, पूछा आर यू हैप्पी? जापान, तो मुझे उन्होंने कहा हम लोग, हमारे किसान बहुत सबसे सुखी है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जापान का कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो खेती के साथ बिजनेस न करता हो या नौकरी न करता हो। इसलिए खाली खेती पे कुछ नहीं होता है। थैंक यू। और कोई सवाल आप में से कोई पूछना चाह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ, यस प्लीज। सर, ये बातें हो रही है ड्यूरम व्हीट की। ड्यूरम व्हीट में एमपी में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चक्की आटा बनता है जिससे हम लोग रोटी खाते हैं, तो सर ने जैसा कहा कि ड्यूरम व्हीट से हम बनाते हैं और हम खाते हैं, लेकिन उसमें ग्लूटेन जैसा कि नेग्लिजिबल है, वो है ही नहीं, रोटी बन ही नहीं सकता, टूट जाता है। तो क्या टेक्नोलॉजी आप लगाते हैं कि उससे आप आटा बनाते हैं और रोटी खाते हैं और लोगों, नॉर्मल लोग नहीं बना पाते हैं? इस पर मैं चाहता हूँ सुमित जी आप कुछ। हाँ सर प्लीज। ये ड्यूरम में प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा हार्ड। अभी इंडस्ट्री के लोग जब बात कर रहे थे तो हार्ड व्हीट की बात उन्होंने किया, तो वो हार्ड होता है। और उसको चक्की में आपको जो जिस प्रेशर पर आप स्टीवम की रोटी पर आटा बनाते हैं, उससे ज़्यादा प्रेशर पर देकर इसका आटा बनता है। आटा बहुत बारीक इसका हो जाना चाहिए और थोड़ा देर तक इसको गला के या लोहा बना के, क्या कहते हैं, डो जो बनाते हैं, उसको रखना है, फिर रोटी बनाना है। लोहा खूब सॉफ्ट हो, काफ़ी मुलायम हो, नहीं तो जब आप सेकेंगे तो पानी सूख जाएगा, उसके ग्रेन्यूल्स सख्त हो जाएंगे, रोटी फिर सख्त हो जाएगी। देर तक आपको रखना है गला के, पूरा मुलायम हो जाए वो लोहा या डो जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, फिर रोटी बनाइए, रोटी बनेगी। हर ड्यूरम की रोटी बन जाती है। वो सब हमने इसके ऊपर भी कई सारे किसान इस तरह। और ये भी जान लीजिए, मध्य भारत पहले ड्यूरम ही खाता था, यहाँ ड्यूरम की ही खेती होती थी। जब ड्वार्फ गेहूँ आया, बौने किस्म का गेहूँ आया, तो चूंकि पहले ब्रेड व्हीट आया, इसलिए उसने ड्यूरम को गायब कर दिया। इसलिए दोबारा जब हमें पता चला कि ड्यूरम को गेरुआ की महामारी रोकने के लिए वापस लाना जरूरी है, तो हमने कमर कस के उसके ऊपर काम किया और वो वापस आ गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बहुत डिटेल में चर्चा हुई। मतलब कुल मिलाकर जो 2-3 हेडलाइन है इस पैनल की, वो ये कि सस्टेनेबल व्हीट प्रोडक्शन मुमकिन है, उसमें बहुत पोटेंशियल है। और जैसा कि हमारे दोनों रिसर्चर साइंटिस्ट ने ये बात कही कि अगर उसके ऊपर खर्च किया जाए, पॉलिसी ठीक से बनाई जाए, तो निश्चित तौर पे हम अपनी यील्ड बढ़ा पाएंगे। और प्राइस से सपोर्ट कैसे मिल सकता है छोटे फार्मर्स के लिए और क्या होना चाहिए, ये राय आप लोगों ने दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके WPPS का अजय जी का, राज कपूर जी का बहुत शुक्रिया, इसलिए कि आप लोगों ने गेहूं को एक AC होटल तक पहुंचा दिया है। तो ये बड़ा अच्छा लगा आज, है ना, कि चलिए कम गेहूं की फसल तो आ गई है। हाँ, ड्यूरम की बालियाँ, हाँ, ये अच्छा है सर, AI नहीं है, ड्यूरम की बालियाँ, अच्छा है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. I genuinely want each one of you should give a big round of applause for this discussion. And I guess this is a true celebration of India, Indian wisdom.
and the wheat which we are celebrating today. On this note, I would like to invite upon the stage Mr. Ajay Goyal to help us to felicitate our moderator, Mr. Mrityunjay Kumar Jha. We request the face of WPPS Wheat Products प्रमोशन सोसाइटी से हम चाहेंगे कि अजय गोयल जी मंच पर पधारें और हमारे इस पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर मिस्टर मृत्युंजय कुमार झा जी को फेलिसिटेट करें. It was a very engaging moderation which we all have experienced. आपका जिस तरह से अपनी भाषा पर अधिकार है वह वास्तविकता में हम सबको अचंभित करने वाला है. और अब बारी है हमारे पैनल के फेलिसिटेशन की. I would like to invite Mr. A.N. Gupta to please come on stage and help us to felicitate Professor Arun Kumar Joshi. I invite Mr. A.N. Gupta ji, please come on the stage. Tea break and a biscuit break. Professor Joshi has brought the wisdom on this dais. Thank you so much, Professor Joshi, for doing it. Next in the line to felicitate Dr. Hira Nand Pandey ji, I would like to invite upon the stage Mr. Pankaj Goyal to please come on the stage and help us to felicitate Dr. Hira Nand Pandey ji, a man with a lot of wisdom, and we are celebrating this wisdom on the stage. We have Mr. Pankaj Goyal who is felicitating Dr. Hiranand Pandey. Next, to felicitate Mr. Anand Chandra, I would request Mr. Ajay Goyal to please help us to felicitate Mr. Anand Chandra. The energy of the man is one of its kind. To felicitate Mr. Sumit Gupta, once again I request Mr. Ajay Goyal to please come forward and help us to extend a sense of gratitude to Mr. Sumit Gupta. To felicitate Mr. Nitin Gupta, I would request Mr. Goyal to please do the honor. I invite the complete panel and the moderator to please come forward for a group picture. And I request all my guests to please give a big round of applause for this amazing panel which we all have experienced just now. Thank you so very much, and now it's time to enter